स्वागत है दोस्तों आप सभी का पाई एडुकेशन में। आज हम लोग कक्षा 9 के मॉडल क्वेश्चन पेपर विषय गणित के सेट 2 के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ और आप लोग से हम भी कुछ सीख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कैसे, इसको देखते हैं। ये √5 को जब हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे तो ये कभी द एंड नहीं होगा, मतलब ये निकलते जाएगा। इसमें से 7 काट देंगे तो क्या बचेगा 2/7। और ये क्या बचेगा, इसमें रूट है, इसमें पाई है। तो याद रखना है, जब भी किसी भी संख्या में क्या आ जाए, रूट के अंदर में अभाज्य संख्या आ जाए। क्या, रूट के अंदर में अभाज्य संख्या, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। और एक क्या आ जाए, पाई आ जाए। यही दो जगह हमें ध्यान देना है कि रूट के अंदर में यदि अभाज्य संख्या है तो वो भी अपरिमेय होती है और पाई भी मेरा अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या निकालना था तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं कि शून्य क्या है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें कि शून्य क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्ण है, प्राकृत है। तो सबके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, q = नॉट 0। अपरिमेय संख्या में अभी बताए हैं कि पाई और रूट के अंदर में अभाज्य संख्या जैसे कि 2, 3 ये सब होती है अपरिमेय संख्या। पूर्ण संख्या में वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जैसे 0, 1, 2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या की बात करते हैं, किसकी, प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, जो 1 से होकर शुरू होती है। तो सबके बारे में हम लोग कुछ ब्रीफ में, संक्षिप्त में जाने। अब हम लोग इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो शून्य क्या होगा, परिमेय संख्या भी होगा और पूर्ण संख्या भी होगा, मतलब इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं और आप लोग को जो उचित लगे, लेकिन आई थिंक ये दोनों ही आंसर सही हैं इसके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3, 0.3 पे 12, मतलब इसको यदि हम लोग x बराबर एक्सपेंड करने का प्रयास करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.333 और ये 3 आते ही रहेगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तुम लोग 1/3 को सॉल्व करके देखना तो 0.333 आएगा। कैसे, थोड़ा सा इसको ब्रीफ में लेते हैं, 3 से भाग दे के देखते हैं। 0.0, 3 तिया 9, फिर यहाँ पे बचा, घटाएंगे 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 0, फिर 3 तिया 9, मतलब ये सर्टेन आते रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4, 1/√2 का परिमीकरण है। परिमीकरण कहने का मतलब है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, ठीक। रेशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग सिंपल करते हैं, जो भी संख्या है उसको लिखते हैं, लिख दिए। अब जो नीचे है √2, तो ऊपर में भी √2 से गुना करेंगे और नीचे में भी √2 से गुना करेंगे। 1 गुना √2, ऊपर में क्या हो जाएगा, √2। और हम लोग जानते हैं √2 गुना √2 बराबर कितना होता है, 2 होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, √2/2। तो इसका आंसर हो जाएगा √2/2। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर √2/2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, 36 का पावर में 1/2। 36 का पावर में 1/2, इस पावर को जैसे ही हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं √36, मतलब पावर हटा तो उसमें रूट आया। 1/2 को हम लोग रूट भी बोलते हैं और 36 को, √36 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 6 गुना 6 बराबर 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि 6 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6, ये भी सेम टाइप का है। 64 में
पावर 1/2 है तो 64 में रूट लगा देना है, तो इसका 8 8 64, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 में से है कि कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने के लिए हम लोग 3-4 चीज़ ध्यान देखते हैं कि हम लोग को 2 चीज़ जानना है। क्या जानना है? पहला कि चर संख्या और अचर संख्या। चर संख्या किसको बोला जाता है? ABCD वाला, मतलब X Y Z जनरली लेते हैं, लेकिन ये याद रखना ABCD का जो कुछ भी आए उसको चर, जिसका वैल्यू कभी ना बदले। अचर संख्या में गिनती की सभी संख्याएं अचर संख्याएं। तो यहाँ पे बहुपद नहीं है, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या देखना है कि चर संख्या में क्या होना चाहिए? रूट, मतलब जो ये रूट है नहीं लगा होना चाहिए, रूट उसमें नहीं होना चाहिए। चर संख्या में रूट नहीं होना चाहिए। बहुपद यदि वो है तो रूट नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, चर संख्या का जो पावर होगा वो हमेशा पूर्ण होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा। इस तरह की संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तो और एक क्या है? हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे 4x² - 3x + 7 ये बहुपद है। अब हम लोग बात करते हैं y² प्लस √2, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग इसमें बात करते हैं आखिर है ये क्यों नहीं है। तो y इंटू 2 का पावर y का पावर हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं। ऊपर ले जाएंगे इसको तो y का पावर कितना हो जाएगा? 2 इंटू y का पावर -1 हो जाएगा। तो अभी हम बोले हैं कि बहुपद होने के लिए जो चर संख्या, मतलब जो ABCD वाला अक्षर है उसका पावर क्या होना चाहिए? माइनस में भी नहीं होना चाहिए, आधा में भी नहीं होना चाहिए, 1/2 -1/2 इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी होना चाहिए पूरा में, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, होल नंबर में, मतलब 0 से लेके 1 2 3 इस तरह से होना चाहिए। तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बहुपद है, अदरवाइज नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 इसमें से बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती कहने का अर्थ है घात। घात को पकड़ो। घात मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पावर, और त्रि मतलब 3। तो वैसा बहुपद जिसका पावर में 3 हो। पावर में कितना हो? 3 हो। तो यहाँ पे ढूंढो पावर में इसमें से 3 किसका है? इसका 1 है, इसका 2 है, इसका नहीं कुछ है, मतलब समझ लेना यहाँ x का 1 है, और इसमें से कितना है? 3 है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक है। तो जब भी बच्चों गुणांक पूछा जाए, गुणांक, तो गुणांक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? गुना प्लस अंक। इसको तोड़ देते हैं। तो किसी भी अंक के आगे क्या गुना हुआ है उसी को उसका गुणांक बोलते हैं। तो जैसे इसमें से पूछा हुआ x², तो यहाँ पे 2 + x² + x है। तो x² के पहले नहीं कुछ है तो कितना है? +1 है। तो इसका कुछ हो जाएगा 1 हो जाएगा। 9 का 1 आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 में शून्य ज्ञात करना है। आप लोग जानते होंगे शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? px = 0 लेते हैं। px = 0 तो क्या हो जाएगा? 2x + 1 = 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? बराबर के उधर 1 जाएगा तो -1। दिस सिंप्लाइज हम लोग ये लिख सकते हैं x = -1/2। तो इसमें से x का जो वैल्यू आएगा, मतलब शून्य, -1/2। प्रश्न 10 का ऑप्शन नंबर 2 होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में x + 1 से 3x³ + x - 1 को भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो इसको 2 तरीके से बनाएंगे, एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में। तो पहले हम लोग लॉन्ग में बात करते हैं। x + 1 को भाग दे देते हैं 3x³ + x - 1 में, 1 से। तो यहाँ पे 3x² है तो 3x³ है तो 3x² से भाग देते हैं। 3x गुना x कितना हो जाएगा? 3x³ और प्लस 3x² + 1 कितना हो जाएगा? 3x
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। यहाँ पे बचा माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बचा है ना। इसको हम लोग दे रहे थे भाग x प्लस 1 से। अब हम लोग नेक्स्ट बार इससे किससे भाग देना है, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है तो माइनस 3x से भाग देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 3x, तो यह कट जाएगा, प्लस माइनस कटा, यहाँ पे प्लस 3 और x 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बचा। यहाँ पे मेरा मतलब 4x माइनस 1 को फिर भाग देना है x माइनस 1 से। जगह कम होने की वजह से इसमें से थोड़ा सा इस तरह की दिक्कत होती है कि एक ही पेज में हम आप लोग को शो नहीं कर पा रहे हैं, इसका खेद है हमें। देखते हैं अब यहाँ पे हम लोग इसको कितना से गुना करेंगे, 4 से। तो 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस 4 हो जाएगा। इसको कट गया, साइन चेंज करेंगे ये प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, +3 है ना। अच्छा, माइनस +3, x बराबर 1 तो -1 तो माइनस नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या है 11th है ना, प्रश्न संख्या है 11th। इसमें से पूछा जा रहा है कि x प्लस 1 से इसको भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले लॉन्ग तरीके से फिर शॉर्ट में। तो यहाँ पे देखो x प्लस 1 को हम लोग भाग दे देते हैं 3x क्यूब प्लस x माइनस 1 से, जो भी शेषफल आएगा वही आंसर होगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे पहले हम लोग कितना से देंगे, 3x से देंगे, 3x देंगे, 3x स्क्वायर से देंगे तो 3x क्यूब हो जाएगा, 3x गुना x, फिर 3x स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ये होगा। फिर इसको हम लोग कितना से देंगे, -3x से देंगे तो -3x स्क्वायर होगा, और ये माइनस इधर 3x हो जाएगा है ना, ये प्लस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4x माइनस 1। अब कितना से देना चाहिए हम लोग को, 4 से देना चाहिए। अब कितना से देना चाहिए, सॉरी, अब कितना से देना चाहिए हम लोग को, 4 से देना चाहिए है ना। तो 4 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और इधर 4 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 1 5 है ना, -5। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा -5। कितना हो जाएगा, -5। इसको अब शॉर्ट तरीके से देखते हैं एकदम। तो x प्लस 1 बराबर हमारा कितना है, इसको हम लोग 0 ले लेंगे। x बराबर यहाँ से वैल्यू कितना आएगा, -1। इस -1 को हम लोग इस बहुपद में मान रख देंगे x के जगह पे, तो हम लोग का वो शेषफल प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं कैसे, देखो 3 -1 का क्यूब प्लस -1 तो 3 -1 गुना -1 गुना -1 3 बार है, मतलब माइनस ही होगा, प्लस माइनस, ये -1 होगा और ये -1, तो कितना हो गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस ना, माइनस, तो 3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 3 2 5, तो इसका आंसर कितना आ गया, -5। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा कितना, -5। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, और इनमें से कौन दो चर वाला बहुपद है। तो जब चर पूछे ना, तो अभी हम बताएं चर किसको बोला जाता है, ABCD वाला को। तो दो चर मतलब XYZ जो है, मतलब ABCD वाला टर्म कहीं दो गो होगा, उस समीकरण में दो गो होगा। तो ढूंढो किसमें है,
इसमें तो x है, इसमें x है, इसमें x है, देखो इसमें x और y दोनों है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आंसर। तो प्रश्न संख्या 12 का जो आंसर होगा ये दोनों ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 में है कि x माइनस 2 का हल है, 2 का हल है, तो इसको आंसर से हम लोग इसका वहाँ पे प्रयास करते हैं इसका ऑप्शन से आंसर ढूंढने का। तो देखो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट y का होगा, इस तरह से। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 रखेंगे यहाँ पे, ये जो दिया हुआ है इसमें से यदि हम लोग जानते हैं किसी भी गणित का एक नियम है कि LHS बराबर RHS हमेशा होता है कोई भी समीकरण में, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को वैल्यू को रखेंगे तो ये यदि बराबर आ गया x माइनस वाई 2 के बराबर, तो समझेंगे ये उसका हल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक एक करके रखते हैं। तो 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, ये नहीं होगा। 4 माइनस 2 ये हो सकता है। आगे देखते 3 माइनस 2 कितना आ रहा है 1, 1 माइनस 1 1, मतलब ये सारा कट हो गया, तो बचा कौन वाला 2। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा दूसरा। कैसे हुआ देखें ना, दोनों का वैल्यू रख दिए और दोनों तरफ बराबर आ गया। 4 माइनस 2 कर रहे हैं तो इधर भी 2 और इधर भी 2, 2 बराबर 2, मतलब LHS बराबर RHS, मतलब ये जो कह रहा है ये सही है, मतलब इसका आंसर वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 में दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, एक होता है, दो होता है, अनंत होता है, संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जनरली हम लोग जानते हैं कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका दो भी हल होता है और उसका अनंत भी होता है, तो हम लोग इसमें से इसको अनंत लेके चलेंगे, है ना। तो प्रश्न संख्या 14 का जो आंसर क्या होगा 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15, बिंदु 3 -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ एक नीचे एक जो ग्राफ है इसमें से इस प्रश्न का इससे आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं ना। तो देखो कैसे, हम लोग जानते क्या है कि जब भी ये x एक्सिस के इधर जाएंगे तो हमें प्लस वाला मिलेगा, x एक्सिस के इधर जाएंगे तो माइनस वाला, इधर y एक्सिस का प्लस और y का नेगेटिव। यहाँ पे जब बात करते हैं तो कोई भी वैल्यू दोनों प्लस में होता है, इसमें से प्लस माइनस, मतलब माइनस प्लस में, इसमें दोनों माइनस में और इसमें से दोनों क्या होता है, एक तो हो जाएगा x प्लस में और y क्या हो जाएगा माइनस में, ये होता है। तो हम लोग को पूछा जा रहा है -3 और -5, साइन को देखो दोनों माइनस में है, मतलब किस में होगा इसमें थर्ड वाला में, इसको बोला जाता है फर्स्ट चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तृतीय वाला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 में है, प्रश्न संख्या 16 में है कि बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक मतलब कि कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कहने का मतलब देखो यहाँ पे सी, यहाँ पे पहले ढूंढो कहाँ पे, यहाँ पे है, इस जगह पे सी है। सी का एक्स एक्सिस से सीधा खींचो, एक्स एक्सिस से कितना गया -5, तो इसका वैल्यू -5। वाई एक्सिस से कितना आया है 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -5 और 2। कौन सा ऑप्शन में है पहला में, अदरवाइज इधर तो नहीं ही होगा। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। 105 का संपूरक कोण है। संपूरक कोण उसको बोला जाता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि ये को 105 है तो जाहिर सी बात है 180 में से 105 घटाएंगे तो अगला वाला आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, मतलब 75। ये ऑप्शन नंबर 4, 17 का 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 18, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को क्या कहते हैं। बहुत सारे बच्चे समकोण मार देते हैं, तो गलती नहीं करना है। समकोण उसको बोलते हैं जो एक कोण का मान उसका 90 डिग्री होता है, लेकिन पूछा जा रहा है जब दो कोण का योग, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा 3 के साथ। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। और यही 90 के जगह यदि 180 पूछा जाए तो हम लोग मारते संपूरक। तो ध्यान रहे इस प्रश्न के लिए हम लोग का आंसर जो होगा, आंसर हो जाएगा ये पूरक कोण। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या है 19, आकृति में ए ओ
बी जो है एक सरल रेखा है, तो एक्स का मान निकालना है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ये आकृति है, इसमें से एक्स का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं किसी भी सीधी रेखा में जो इस तरफ से कोण बनता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का। तो ये दोनों मिला के 180 होगा, ये 82 प्लस एक्स। तो 180 में से 82 घटा देंगे तो जाहिर सी बात है हमें इधर वाला मिल जाएगा। तो 180 में से 82 घटा दो तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 8। यहाँ 17 में से 8 जाएगा तो 9, मतलब ये 98 डिग्री कहीं पे होगा ऑप्शन में, तो देखते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो इसका हो जाएगा पहला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20 में, प्रश्न संख्या 20 में, प्रश्न संख्या 20 में देखो कि ये एक आकृति दिया हुआ है, इसमें से हमें x का वैल्यू निकालना है, ये वाला। तो हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज का जो बाहरी कोण होता है दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये x जो होगा ये 20 और 80 के बराबर होगा। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10, मतलब ये 100। तो 20 का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 20 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 21 में है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 22 में है कि निम्नांकित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है। तो इसमें देखा है ASA ये भी होता है, SSA ये नहीं होता है, और ट्रिपल एस तो होता ही है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है कि एंगल ये दिया हुआ एक साइड दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा होगा। अच्छा, तो इसको तरीका ये है कि यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में है ना, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे ढूंढो ए और पी कहाँ है। तो इसका फर्स्ट ए है और इसका फर्स्ट पी है, ठीक है। इसका बी है सेकेंड में और इधर से इसका क्यू है सेकेंड में, ठीक है। ए बी इसका फर्स्ट 2 है और पी क्यू इसका फर्स्ट 2 है, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का फर्स्ट, है ना। और इसका ए लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 24 में कि एक चतुर्भुज के तीनों कोण का योग इतना है तो चौथा कोण क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो इन तीनों को जोड़ के 360 से घटा देंगे तो 180, 82 और 68 जोड़ो, 8 तो 10, 0, 8, 6, 14, 15, है ना। 1, 16 और 1, 260, 260 घटाओ तो 0, 0, 100, 100। तो इसमें से कौन है 100, हाँ ऑप्शन नंबर पहला। तो ये हो जाएगा 24 का फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 25 है ना। तो एक समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल D बराबर 135 है, तो एंगल BU की माप क्या होगा। तो ये भी 135 ही होगा, बिना देखे हम लोग कह सकते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज किस कुछ इस तरीके से होता है ना। ऐसा तो नहीं ही बोलेंगे, बट मान लो कि समांतर चतुर्भुज हम बना रहे हैं। हाँ, कुछ इस समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है। तो समांतर चतुर्भुज का कुछ गुण है कि उसकी सम्मुख कोण जो होता है ना बराबर होता है। सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं बराबर होती। तो ये मान लो 135 है, तो जाहिर सी बात है ये भी 135 होगा। क्या पूछा जा रहा है, ABCD। तो यहाँ पे एंगल D दिया हुआ है, तो D दिया है तो B पूछा जा रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट वाला, तो जाहिर सी बात है बराबर होगा। तो ये 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 में है। इसमें से पूछा जा रहा है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो क्या होते हैं, ये लंब होते हैं। कैसे लंब होते हैं, आप लोग NCERT के बुक में पेज नंबर 182 में देख सकते हैं। यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समद्विभाजित करते हैं मतलब क्या, लंब है एक दूसरे पर, क्या होते हैं, विकर्ण लंब होते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थिर समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में होते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में होते हैं। प्रश्न संख्या 26 में है कि 26 नहीं 27 हो चुका है। 27 में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में होते हैं। तो ये क्या होता है? बराबर होता है। ये आप लोग एनसीईआरटी के पेज नंबर 201 में देख सकते हैं। ये एक थियरम भी है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 D1 का वैल्यू 5, D2 का 14, तो 2 7 7 5 35। किसी में है आंसर? तो है 28 हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी, आंसर हो जाएगा 35। प्रश्न की ओर बात करते हैं और प्रश्न संख्या 29 में है कि 29 में है एक चक्रीय चतुर्भुज में एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा? तो चक्रीय चतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है। तो इसका एक गुण होता है ए बी सी डी। क्या होता है? इसकी जो अपोजिट कोण होता है, उन कोणों का जो योग होता है कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसको याद रख लेना। 29 का ये हो जाएगा 180, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है, वो क्या होता है? व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। ये जैसे वृत्त हुआ, इसके सेंटर से पास होते हुए ये भी क्या है? एक जीवा है। ये भी क्या है? एक जीवा है। मतलब किसी वृत्त के परिधि में कहीं से भी खींच दें तो ये सब इस प्रकार का जीवा हो जाएंगे। सबसे बड़ी जीवा कौन सी हो जाएगी? जो सेंटर से होते हुए पास करे। नेक्स्ट प्रश्न है पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना संभव है। तो ये हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर 31 का 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 32 हीरोन का सूत्र है। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 √S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। जहाँ पे क्या है? S क्या है? A प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं ये है, तो उसका परिमाप क्या होगा? मान लो ये एक त्रिभुज है, इसका परिमाप ये कुछ दिया हुआ है, तो इसका परिमाप क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 264। ऑप्शन नंबर 33 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 34 में है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा की लंबाई। तो समबाहु त्रिभुज मतलब कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो जाहिर सी बात है, ये भुजा जितनी लंबी होगी उतनी ही ये। तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे? 60 को 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं कि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर मान लेते हैं। तो 16 छक 96, तो ए स्क्वायर बराबर 16। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 4। ए बराबर हम लोग को भुजा निकल गया। तो भुजा निकलने के बाद हम लोग किसी भी घन का आयतन निकाल सकते हैं। भुजा गुने भुजा गुने भुजा, ये क्यू है ना। तो ये 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका? 35 का 3। 35 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है
और ऊंचाई h है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 2πr(h). बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr(h). 36 का 1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। एक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है और लंबाई ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दिया, तो इसका आयतन होता है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 1/3πr²h। ये याद रख लेना, ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ इसमें से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, समझने की कोई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 38। एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या r है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अर्धगोले का क्षेत्रफल दो क्षेत्रफल होता है, एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो ये होता है 3πr²। यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, एक अर्धगोला है ना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो इसका अर्ध वक्र में लेंगे तो ये हो जाएगा 2πr²। ये समझ लो, ये वक्र ही पूछा है, यहाँ मेंशन तो ऐसे नहीं है। फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 39 में है कि वर्ग अंतराल 10 से 25 की उच्च सीमा क्या है? तो उच्च सीमा क्या है? 10 से 25 में 25 है और निम्न सीमा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं और प्रश्न संख्या, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की संख्या क्या है? तो हम लोग जानते हैं किसी भी सिक्के को उछालने की प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता निकालने का तरीका है कि एक सिक्के को उछालेंगे तो आने की संभावना क्या है, हेड या टेल। तो नंबर्स ऑफ पॉसिबल इवेंट्स जिसको बोलते हैं संभावित परिणामों की संख्या, वो कितना हो गया? 2। इसमें से हमें पूछा जा रहा है चित, तो एक ही बार चित आएगा तो वो कितना हो जाएगा? 1। तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 40 का आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। इस तरह से आज हम लोग गणित के सभी प्रश्नों को हल किए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग कुछ सीख पाए होंगे। और यदि कुछ प्रश्नों में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, धन्यवाद।